Good morning, students. Myself Yogesh Morchale, Assistant Professor, हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे सब्जेक्ट जावा के कि जावा के अंदर आईएमपी क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है कि डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस एंड जावा, कि सी प्लस प्लस और जावा दोनों में डिफरेंस क्या है। सी प्लस प्लस में कि सी प्लस प्लस इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, सी प्लस प्लस जो होती है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज कहलाती है। जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, जावा जो होती है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहलाती है। सेकेंड, सी प्लस प्लस सपोर्ट गो टू स्टेटमेंट, सी प्लस प्लस जो होती है वो गो टू स्टेटमेंट को सपोर्ट करती है, लेकिन जावा डज नॉट सपोर्ट गो टू स्टेटमेंट, जावा जो होता है वो गो टू स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करता। थर्ड है सी प्लस प्लस सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, सी प्लस प्लस जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, जावा जो होता है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। फोर्थ, सी प्लस प्लस सपोर्ट वर्चुअल कीवर्ड, सी प्लस प्लस के अंदर जो होता है वो वर्चुअल कीवर्ड का यूज किया जाता है, लेकिन जावा के अंदर जो होता है वो वर्चुअल कीवर्ड का यूज नहीं किया जाता है। सी प्लस प्लस सपोर्ट फ्रेंड कीवर्ड, सी प्लस प्लस के अंदर फ्रेंड फंक्शन या फ्रेंड कीवर्ड का यूज किया जाता है, लेकिन जावा के अंदर फ्रेंड फंक्शन या फ्रेंड कीवर्ड का यूज नहीं किया जाता। सिक्स है सी प्लस प्लस सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग, सी प्लस प्लस जो होता है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन जावा जो होता है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है। सी प्लस प्लस सपोर्ट डिस्ट्रक्टर, सी प्लस प्लस जो होता है वो डिस्ट्रक्टर को सपोर्ट करता है, लेकिन जावा जो होता है वो डिस्ट्रक्टर को सपोर्ट नहीं करता है। सी प्लस प्लस सपोर्ट पॉइंटर, सी प्लस प्लस जो होता है वो पॉइंटर को सपोर्ट करता है, लेकिन जावा जो होता है वो पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करता है। इसके अंदर इम्प्लिसिटली जो होता है वो ऑटोमेटिक पॉइंटर जो होता है वो उसको सपोर्ट करता है। सी प्लस प्लस यूज कंपाइलर ओनली, सी प्लस प्लस जो होता है वो केवल कंपाइलर का यूज करता है, लेकिन जावा लैंग्वेज जो होती है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज करती है। सी प्लस प्लस सपोर्ट स्ट्रक्चर एंड यूनियन, सी प्लस प्लस जो होता है वो स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों को सपोर्ट करता है, लेकिन जावा लैंग्वेज जो होती है वो स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों को सपोर्ट नहीं करती। सी प्लस प्लस इज मेनली यूज फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस का यूज जो किया जाता है वो मेनली सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है, लेकिन जावा लैंग्वेज का जो यूज है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग या हम बोल सकते हैं विंडो बेस्ड या वेब बेस्ड, यदि हमें कोई एप्लीकेशन बनाना है या मोबाइल बेस्ड यदि कोई एप्लीकेशन बनाना होता है तो उसके लिए हम जावा लैंग्वेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ जावा, कि जावा के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल एंड इजी लैंग्वेज, जावा को सिंपल और इजी लैंग्वेज इसलिए कहा गया है क्योंकि जावा जो है वो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के जो फीचर्स थे वो सभी फीचर्स जावा लैंग्वेज के अंदर भी क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। मतलब कि उन दोनों का जो सिंटेक्स होता है सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर जो सिंटेक्स है वही सेम सिंटेक्स जावा में भी क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। इसलिए हम जावा लैंग्वेज को बोल सकते हैं कि जावा जो होती है वो सिंपल एंड इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। सेकेंड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जावा जो होती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो फीचर्स होते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये सभी फीचर्स जो होते हैं वो जावा लैंग्वेज में भी क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। थर्ड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा लैंग्वेज जो होती है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहलाती है। क्यों? क्योंकि जावा के अंदर जो भी हम सोर्स कोड लिखते हैं वो सोर्स कोड को हम कंपाइल करने के बाद या कंपाइल होने के बाद उस कोड की एक डॉट क्लास फाइल क्या होती है, क्रिएट होती है, और उस डॉट क्लास फाइल को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर ले आके जेवीएम मशीन के द्वारा क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। इसलिए जावा लैंग्वेज जो होती है वो कहलाती है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। फोर्थ आता है पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब कि यदि आपने एक सिस्टम पर कोई प्रोग्राम बनाया है जावा में और उसको यदि आप एक जगह से दूसरी जगह ले आके यदि आप रन करना चाहते हो तो आप उसको वहाँ पे क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। फिफ्थ, रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है कि जावा लैंग्वेज के अंदर गार्बेज कलेक्टर फीचर का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। गार्बेज कलेक्टर का काम क्या होता है कि हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम के अंदर जो भी अनयूजलेस मेमोरी होती है उस अनयूजलेस मेमोरी को रन टाइम पर वो ऑटोमेटिक क्या कर देता है, फ्री कर देता है। सिक्स होता है सिक्योर, कि जावा लैंग्वेज जो होती है वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या करती है, सिक्योर करती है, जिससे कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन जो होता है वो हमारे कोड को एक्सेस नहीं कर सकता। सेवंथ, मल्टी थ्रेडेड, जावा जो होता है वो मल्टी थ्रेडेड को क्या करता है, सपोर्ट करता है। मल्टी थ्रेडेड का मतलब क्या होता है कि जावा के अंदर हम एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं।
8 डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जावा लैंग्वेज के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि हम एक ही उसको नेटवर्क के द्वारा जो है वो एप्लीकेशन को नेटवर्क के सर्वर के द्वारा जो है वो हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेवीएम। जेवीएम का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। अब जेवीएम वर्क कैसा करता है, या जेवीएम का यूज कैसे किया जाता है, तो जेवीएम का मतलब होता है कि जावा के अंदर जब भी हमने कोई सोर्स कोड लिखा है, या कोई भी जब हम कोई सोर्स कोड लिखते हैं जावा में, तो उस सोर्स कोड को हम डॉट जावा एक्सटेंशन से सबसे पहले क्या करते हैं, सेव करते हैं। डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव करने के बाद उसको हमको कंपाइल करने के लिए जावा सी कंपाइलर का या जावा सी कमांड का यूज़ करके उस सोर्स कोड को हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद वो सोर्स कोड ऑटोमेटिक बाइट कोड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, और बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद उसकी एक डॉट क्लास फाइल क्या होती है, क्रिएट होती है, और उस डॉट क्लास फाइल को हम जेवीएम के द्वारा या JIT कंपाइलर के द्वारा हम किसी भी मशीन पर क्या कर सकते हैं, या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर उसको क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो ये JVM की होती है प्रोसेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंस्ट्रक्टर, कि जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो सबसे पहली चीज कि कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, या किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, पहली चीज। दूसरा कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, कब, जैसे ही हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। तीसरा कि कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, जब भी हम कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे तो उस फंक्शन के पहले हमको उसका रिटर्न टाइप देने की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा पब्लिक सेक्शन में ही क्या किए जाते हैं, डिक्लेयर किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन को जो है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, कॉल होते हैं। अब कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक सेकंड होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी आर्गुमेंट या पैरामीटर पास नहीं किए जाते हैं, वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है आपका क्या, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मतलब ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर यदि हम कोई आर्गुमेंट पास करते हैं तो उस कंस्ट्रक्टर को हम बोलते हैं क्या, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर को पहचानेंगे कैसे कि ये कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर को पहचानने के लिए ध्यान रखना है कि जो क्लास का नेम है सेम उसी नाम से यदि फंक्शन बना है तो वो फंक्शन कहलाता है आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब आता है आपका स्ट्रिंग क्लास एंड मेथड, की स्ट्रिंग क्लास क्या होती है और उसकी कुछ मेथड्स। तो स्ट्रिंग होता है कि स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग जो होता है वो बहुत सारे कैरेक्टर का क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। इन जावा ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल which means a constant and cannot be changed once treated। मतलब कि स्ट्रिंग जो होता है वो बहुत सारे कैरेक्टर का एक सीक्वेंस कहलाता है, लेकिन जावा के अंदर स्ट्रिंग क्लास जो होती है वो क्या कहलाती है, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब कि हम स्ट्रिंग को जो है वो मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब इसकी कुछ मेथड्स होती है। सबसे पहली मेथड्स है लेंथ। लेंथ मेथड का यूज किया जाता है स्ट्रिंग के लेंथ को फाइंड करने के लिए। अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली, ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स डॉट लेंथ। अब लेंथ मेथड क्या करेगा, वहां पर जो हमने स्ट्रिंग दी है उस स्ट्रिंग की लेंथ निकालेगा। तो जो स्ट्रिंग है उसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, 13, तो वो उसकी लेंथ रिटर्न कर देगा कितनी, 13। सेकेंड है केयर एट। केयर एट मेथड का यूज किया जाता है कि यहाँ पर हम कोई भी एक स्ट्रिंग देते हैं, उस स्ट्रिंग में पर्टिकुलर किसी इंडेक्स पे के कैरेक्टर को रिटर्न करना है, तो उसके लिए हम केयर एट मेथड का यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे केयर एट ब्रैकेट में लिखा 3, तो जो हमने स्ट्रिंग दी है गिग्स फॉर गिग्स, उस स्ट्रिंग में थर्ड इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा उसको रिटर्न कर देगा। तो थर्ड इंडेक्स पे देखो कौन सा है, जी जो है वो 0 पे, ई जो है वो 1 पे, सेकंड ई जो है वो 2 पे, और 3 पे कौन सा आपका कैरेक्टर के, तो वो रिटर्न करेगा किसको, के को। थर्ड होता है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का मतलब होता है कि यदि कोई एक स्ट्रिंग दिए, उस स्ट्रिंग में से कोई सब स्ट्रिंग को यदि रिटर्न करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या का, सब स्ट्रिंग फंक्शन का। फोर्थ होता है कॉन्केट। कॉन्केट मेथड का यूज किया जाता है कि यदि मान लो दो स्ट्रिंग है, उन दोनों स्ट्रिंग को यदि हमें क्या करना है, जोड़ना है, तो उस केस में हम यूज करते हैं कौन सी मेथड, कॉन्केट। जैसे हमने लिखा है स्ट्रिंग s1 एक स्ट्रिंग दी गिग्स, स्ट्रिंग s2 इक्वल टू सेकंड स्ट्रिंग दी फॉर गिग्स, और लिखा है स्ट्रिंग आउटपुट एक वेरिएबल है इक्वल टू, अब जो स्ट्रिंग हमको कॉन्केट करना है तो किसके एंड में जोड़ना है, s1,
तो हमने लिखा S1 डॉट कॉन्केट ब्रैकेट में लिखा क्या S2। तो S1 स्ट्रिंग S1 वेरिएबल में जो स्ट्रिंग है उसके एंड में S2 नाम की स्ट्रिंग जो है वो उसके एंड में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। फिफ्थ होता है इक्वल्स। इक्वल मेथड का यूज किया जाता है स्ट्रिंग को चेक करना है कि दोनों स्ट्रिंग जो है वो इक्वल है या नहीं। तो इक्वल के लिए वो क्या करेगा, अल्फाबेट तो चेक करेगा कि दोनों स्ट्रिंग में अल्फाबेट सेम होना चाहिए, साथ में उनके केस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे हमने लिखा गेक्स डॉट इक्वल ब्रैकेट में लिखा गेक्स, अब यहाँ पे भी जी जो है वो कैपिटल में है और यहाँ पे भी जी जो है वो काय में है, कैपिटल में, और बाकी सभी लेटर काय में है, स्मॉल में। तो उस केस में वो वैल्यू रिटर्न कर देगा क्या, ट्रू। सेकेंड वाले एग्जांपल में हमने लिखा गेक्स डॉट इक्वल, अब यहाँ पे गेक्स का जी जो है वो हमने क्या दे दिया, स्मॉल दे दिया। तो इक्वल मेथड जो होगा वो दोनों स्ट्रिंग को मैच नहीं कर पाएगा, तो उस केस में वो वैल्यू रिटर्न कर देगा क्या, फॉल्स। सिक्स्थ है टू लोअर केस। टू लोअर केस मेथड का यूज किया जाता है स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट करना। टू अपर केस मेथड का यूज किया जाता है स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करना। ट्रिम मेथड का यूज किया जाता है कि जो भी स्ट्रिंग दिए उस स्ट्रिंग के दोनों साइड के स्पेस को यदि आपको रिमूव करना है तो उसके लिए हम ट्रिम मेथड का यूज करते हैं। नाइन्थ होता है रिप्लेस मेथड का यूज किया जाता है कि यदि मान लो किसी स्ट्रिंग के अंदर पहले से कोई कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर की जगह यदि आपको कोई दूसरा कैरेक्टर उससे क्या करना है, रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सी मेथड, रिप्लेस। अब आता है आपका जावा स्ट्रिंग बफर क्लास। अभी हमने पढ़ा कि स्ट्रिंग क्लास क्या होती है, अब है स्ट्रिंग बफर क्लास। अब स्ट्रिंग क्लास और स्ट्रिंग बफर क्लास में डिफरेंस क्या है, स्ट्रिंग क्लास जो होती है वो इम्यूटेबल होती है, मतलब कि हम स्ट्रिंग क्लास के अंदर जो भी स्ट्रिंग दी होती है उस स्ट्रिंग को जो है वो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रिंग बफर क्लास का यूज करके हम स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रिंग बफर क्लास होती है वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट कहलाती है, म्यूटेबल, मतलब जिस स्ट्रिंग को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसकी भी कुछ मेथड्स होती हैं। तो सबसे पहली मेथड है स्ट्रिंग बफर क्लास अपेंड मेथड। अपेंड मेथड का यूज काय के लिए किया जाता है कि यदि मान लो कोई एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग के एंड में यदि कोई नई स्ट्रिंग ऐड करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सी मेथड, अपेंड। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, हमने एक क्लास बनाई डेमो नाम की जिसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड डिक्लेयर करी। स्ट्रिंग बफर क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया एसबी नाम का, इक्वल टू न्यू कीवर्ड से उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया स्ट्रिंग बफर क्लास के, और ब्रैकेट में स्ट्रिंग पास कर दिया हमने हेलो। तो एसबी नाम का जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट में स्ट्रिंग असाइन हो गई क्या, हेलो। और हमने लिखा एसबी डॉट अपेंड, मतलब एसबी में पहले से जो स्ट्रिंग है वो क्या है, हेलो। अपेंड मेथड का यूज करके उस स्ट्रिंग में उस स्ट्रिंग के एंड में हम नई स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं क्या, जावा। तो यहाँ पे एसबी नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हेलो जावा। तो जब हम प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ब्रैकेट में एसबी, तो एसबी की वैल्यू प्रिंट होगी क्या, हेलो जावा। सेकेंड होता है इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड का यूज किया जाता है कि यदि मान लो कोई स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग में पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर इंडेक्स पर आपको कोई नई स्ट्रिंग या कोई नया कैरेक्टर यदि क्या करना है, इंसर्ट करना है, ऐड करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सी मेथड, इंसर्ट। थर्ड होता है रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड का यूज किया जाता है कि यदि मान लो पहले से कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में किसी कैरेक्टर को किसी दूसरे कैरेक्टर से यदि क्या करना है, रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या का, रिप्लेस मेथड का। फोर्थ होता है डिलीट मेथड। डिलीट मेथड का यूज किया जाता है कि यदि मान लो कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में से पर्टिकुलर कोई सब स्ट्रिंग या किसी कैरेक्टर को यदि स्ट्रिंग में से क्या करना है, हटाना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए हम डिलीट मेथड का यूज करते हैं। फिफ्थ होता है रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड का यूज किया जाता है कि यदि मान लो हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को यदि रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करना है या रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सी मेथड, रिवर्स। नेक्स्ट आता है आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इनहेरिटेंस। दूसरा कि इनहेरिटेंस का यूज किया जाता है कोड को रिड्यूस करने के लिए, कि यदि मान लो हमने कोई कोड एक बार लिख लिया है, अब उस कोड को यदि हमको बार बार यदि यूज करना है तो उसी कोड को हमको फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम उस कोड को एक क्लास के रूप में क्रिएट करेंगे और उस क्लास को जब भी हमको यूज करना होगा तो उस क्लास को हम क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। तो इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम एक बेस क्लास की प्रॉपर्टी को एक डिराइव क्लास में क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं।
जैसे हमने जावा का यहाँ पे एक सिंटेक्स लिखा कि क्लास, एक सब क्लास दी हमने, सब क्लास का नाम दिया, सब क्लास मतलब एक डिराइव क्लास जिसमें हमको इनहेरिट करना। एक्सटेंड सुपर क्लास नेम, मतलब कि जब हम किसी भी क्लास को जब क्या करते हैं इनहेरिट करते हैं, तो एक होती है बेस क्लास या जिसको हम बोलते हैं सुपर क्लास, और एक होती है डिराइव क्लास जिसको हम बोलते हैं सब क्लास। जब हम बेस क्लास को इनहेरिट करेंगे तो सिंटेक्स लिखेंगे क्लास, डिराइव क्लास का नाम, एक्सटेंड कीवर्ड के द्वारा हम उस क्लास को इनहेरिट करेंगे। किस क्लास को? तो उस क्लास का नाम लिख देंगे सुपर क्लास, और क्लास के अंदर जो भी हमको फील्ड या मेथड डिक्लेयर करना हो उसको हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इनहेरिटेंस जो होते हैं वो यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जब एक सिंगल बेस क्लास की प्रॉपर्टी को एक सिंगल डिराइव क्लास में क्या करते हैं इनहेरिट करते हैं, तो वो इनहेरिटेंस कहलाता है सिंगल इनहेरिटेंस। जैसे यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई ए, तो क्लास ए जो है वो आपकी क्या है, बेस क्लास है। अब उस बेस क्लास की प्रॉपर्टी को एक सिंगल डिराइव क्लास बी में क्या कर रहे हैं इनहेरिट कर रहे हैं, तो उस इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। सेकेंड है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मतलब ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें हम क्लास को लेवल बाय लेवल या वन बाय वन क्या कर रहे हैं इनहेरिट कर रहे हैं, उस इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे यहाँ पे क्लास ए जो है वो इनहेरिट हो रही है बी में, फिर क्लास बी इनहेरिट हो रही है काय में, सी में, तो इस प्रकार के इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। थर्ड होता है हेराचिकल इनहेरिटेंस। हेराचिकल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जब एक सिंगल बेस क्लास की प्रॉपर्टी को मल्टीपल डिराइव क्लास में क्या किया जाता है इनहेरिट किया जाता है, तो उस इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं हेराचिकल इनहेरिटेंस। जैसे यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई क्लास ए, अब उस क्लास ए की प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है क्लास बी में भी, और उसी क्लास ए की प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है काय में, क्लास सी में। तो हिराचिकल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है, एक सिंगल बेस क्लास की प्रॉपर्टी को हम मल्टीपल डिराइव क्लास में क्या कर रहे हैं इनहेरिट कर रहे हैं, तो इस इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं हिराचिकल इनहेरिटेंस। और आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंटरफेस, कि इंटरफेस क्या होता है। जिस तरह से हम क्लास बनाते हैं सेम उसी तरह से बनाया जाता है आपका क्या इंटरफेस। बस अंतर इतना है कि इंटरफेस के अंदर जो मेथड होती है वो बाय डिफॉल्ट किस टाइप की होती है, एब्स्ट्रैक्ट। बाय डिफॉल्ट जो मेथड होती है वो किस टाइप की होती है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि इंटरफेस के अंदर जो होता है वो केवल हम मेथड को क्या करते हैं केवल डिक्लेयर करते हैं, उसकी डेफिनेशन नहीं दी जाती है। अब यदि इंटरफेस के अंदर हमने जो मेथड डिक्लेयर करी है उस मेथड को यदि हमें क्या करना होता है इम्प्लीमेंट करना होता है, तो हम एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास के अंदर उस इंटरफेस को क्या किया जाता है वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो फर्स्ट चीज कि इंटरफेस को डिक्लेयर करने के लिए हम इंटरफेस कीवर्ड का यूज करते हैं। दूसरा है कि इंटरफेस जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड और कांस्टेंट के का कलेक्शन होता है। तीसरा कि इंटरफेस जो होता है इंटरफेस के अंदर हम केवल मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं लेकिन उस मेथड को इम्प्लीमेंट किया जाता है काय में, एक क्लास में। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि एक क्लास दूसरी क्लास में जब इनहेरिट होती है तो हम एक्सटेंड कीवर्ड्स का यूज करते हैं। एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस में इनहेरिट होगा तब भी हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करेंगे, लेकिन जब हम एक इंटरफेस को किसी दूसरी क्लास में क्या करते हैं इनहेरिट करते हैं तो उस केस में हमको लिखना पड़ता है इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। क्यों? क्योंकि इंटरफेस के अंदर जो मेथड डिक्लेयर किए उस मेथड को हम इम्प्लीमेंट करते हैं काय के अंदर, एक क्लास के अंदर। जैसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एक एग्जांपल हमने देखा कि सबसे पहले एक इंटरफेस बनाया, I1 नाम का एक इंटरफेस बनाया जिसके अंदर हमने void input नाम की एक मेथड डिक्लेयर करी है, उस इंटरफेस को क्लोज कर दिया। इंटरफेस I2 नाम का एक इंटरफेस बनाया जिसके अंदर हमने void output नाम की एक मेथड डिक्लेयर करी। अब ये इंटरफेस I1 और इंटरफेस I2 दोनों इंटरफेस में हमने मेथड को एब्स्ट्रैक्ट टाइप की केवल क्या किया है डिक्लेयर किया। अब इन दोनों इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे काय में, एक क्लास में। तो हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई क्लास ए नाम की जिसके अंदर इम्प्लीमेंट्स करा किसको, I1 I2 दोनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा। पब्लिक वॉइड इनपुट, इनपुट नाम की जो मेथड हमने I1 इंटरफेस में डिक्लेयर करी थी उस इंटरफेस की हमने डेफिनेशन दे दी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन मैसेज दे दिया इंटरफेस I1। सेकेंड इंटरफेस की मेथड है पब्लिक वॉइड आउटपुट नाम की मेथड है जिसकी डेफिनेशन दे दी हमने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन ब्रैकेट में लिख दिया इंटरफेस I2। अब इन दोनों इंटरफेस की मेथड को हमने इम्प्लीमेंट तो कर दिया क्या में, क्लास ए में। अब जब हमको इस क्लास ए की मेथड को एक्सेस करना है सबसे पहले हमने एक क्लास डेमो नाम की एक क्लास बनाई, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड डिक्लेयर कर दी।
उस क्लास ए का ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओबीजे ऑब्जेक्ट के थ्रू सबसे पहले इनपुट नाम की मेथड कॉल करी, तो वो डायरेक्ट जैसी कॉल करी तो वो उसकी डेफिनेशन पे आएगा, और डेफिनेशन पे आने के बाद मैसेज प्रिंट कर देगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल मैसेज दे देगा क्या, इंटरफेस आई1। जैसे ही वो डेफिनेशन कंप्लीट हुई वो वापस रिटर्न होके नेक्स्ट लाइन पे आएगा। ओबीजे डॉट आउटपुट नाम की मेथड को कॉल करेगा, जैसे ही कॉल करा वो नीचे आया यहाँ पर उसकी डेफिनेशन पर, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में इंटरफेस आई2 नाम का मैसेज क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट आता है मेथड ओवरलोडिंग। कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि जब हम एक ही प्रोग्राम में सेम नाम की मल्टीपल मेथड यूज करते हैं, लेकिन उसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट या आर्गुमेंट टाइप यदि डिफरेंट है, तो उस चीज को हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग में तीन चीज होती है, ए मैच, नो मैच, एम्बिगुअस कंडीशन। इमेज का मतलब कि जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, वो कॉल करते समय वो उसकी डेफिनेशन से मैच होता है, तो वो कंडीशन कहलाती है इमेज कंडीशन। नो मैच कंडीशन मतलब कि जब हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और कॉल करते समय वो उसकी डेफिनेशन से मैच नहीं होता है, तो वो कंडीशन कहलाती है नो मैच कंडीशन। और थर्ड होती है एम्बिगुअस कंडीशन, मतलब कि जब हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और कॉल करते समय वो उसकी एक से ज़्यादा डेफिनेशन से यदि क्या होता है, मैच होता है, तो समझ में नहीं आता है कि कौन सा फंक्शन कॉल हो, कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, कौन सा नहीं हो रहा, तो उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं कौन सी, एम्बिगुअस कंडीशन। अब हमने एक एग्जांपल देखा कि सबसे पहले हमने एक क्लास एडर नाम की एक क्लास बनाई, जिसके अंदर हमने स्टैटिक इंट एड नाम की एक मेथड बनाई, जिसके अंदर दो पैरामीटर पास करे, इंट ए कॉमा इंट बी, और उसकी डेफिनेशन में लिख दिया रिटर्न ए प्लस बी, मतलब ए और बी की जो वैल्यू आएगी वो दोनों वैल्यू ऐड होकर उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। सेकेंड मेथड बनाई स्टैटिक इंट ऐड नाम की, इसमें भी मेथड नेम क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट हमने कितने पास कर दिए, तीन, इंट ए कॉमा बी कॉमा इंट सी, और यहाँ पे उसकी डेफिनेशन में लिख दिया रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी, तीनों वैल्यू को ऐड करेगा और उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। यहाँ पे क्लास क्लोज हुई। अब हमने क्लास डेमो नाम की एक क्लास बनाई, जिसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड डिक्लेयर कर दी। अब लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, डायरेक्ट लिख दिया हमने एडर डॉट एड, मतलब क्लास नेम डॉट मेथड का नाम। यहाँ पे इस एडर जो लिखा हमने क्लास नेम के थ्रू क्यों मेथड को कॉल करी, क्योंकि जो मेथड है वो किस टाइप की है, स्टैटिक, और स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं किया जाता है, उस स्टैटिक मेथड को हमेशा कॉल किया जाता है किसके द्वारा, क्लास नेम के द्वारा। तो क्लास का नाम क्या है, एडर डॉट एड नाम की क्लास को कॉल, मेथड को कॉल किया, जिसके अंदर हमने पैरामीटर में कितनी वैल्यू पास करी, दो। अब ऐड नाम की मेथड उसको दो मिलेगी, लेकिन केवल उस मेथड को एक्सेप्ट करेगा जिसके अंदर पैरामीटर कितने हैं, दो। तो वो फर्स्ट मेथड के पास जाएगा, ए और बी में वैल्यू गई 11 11, उन दोनों वैल्यू को ऐड करेगा, रिटर्न स्टेटमेंट उस 22 को रिटर्न करेगा, और फर्स्ट लाइन में मैसेज प्रिंट कर देगा क्या, 22। फिर लास्ट लाइन पे आया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे फिर से एडर क्लास के थ्रू हमने ऐड नाम की मेथड को कॉल करा, जिसमें कितनी वैल्यू पास कर दी, तीन। तो तीन पैरामीटर वाले मेथड को एक्सेप्ट करेगा, तो इंट ए कॉमा बी कॉमा सी इसको मैच होगा, ए बी और सी तीनों में वैल्यू 11 11 आई, तीनों वैल्यू को वो ऐड करेगा, रिटर्न करेगा 33, वो 33 रिटर्न होकर आएगा और यहाँ पे उसको क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट आता है पैकेज, कि जावा के अंदर पैकेज होते हैं क्या है। तो पैकेज होता है कि पैकेज जो होता है वो बहुत सारी क्लासेस और इंटरफेस का क्या होता है, कलेक्शन होता है, पहली चीज। दूसरा कि पैकेज का यूज काय के लिए किया जाता है, तो पैकेज के अंदर हम बहुत सारी क्लासेस बनाते हैं और उस क्लासेस के अंदर हम क्या बनाते हैं, मेथड बनाते हैं, जिससे कि यदि मान लो हमारे द्वारा जो क्लास या मेथड बनाई गई है उनको यदि किसी प्रोग्राम में यदि हमको यूज करना है, तो उसी क्लास या मेथड को हमको फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, हम उस पैकेज को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करके डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड की पैकेज जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है यूजर डिफाइंड पैकेज और एक होता है इनबिल्ट पैकेज। सबसे पहले हम देखते हैं बिल्ट इन पैकेज क्या होते हैं। बिल्ट इन पैकेज मतलब ऐसे पैकेज जो जावा लैंग्वेज में या जावा कंपाइलर में पहले से क्या है, प्री डिफाइंड या पहले से बने हुए हैं, उन पैकेज को हम बोलते हैं बिल्ट इन पैकेज। जैसे जावा डॉट लैंग जो पैकेज है वो पहले से प्री डिफाइंड है। इस पैकेज का यूज काहे के लिए किया जाता है, तो कंटेंट लैंग्वेज सपोर्ट क्लासेस, मतलब जावा के अंदर जो भी हम मैथमेटिकल या प्रिमिटिव डेटा टाइप जिनका भी अब हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो उस केस में जो पैकेज यूज किया था वो पैकेज कहलाता है जावा डॉट लैंग, जिसको हमको इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली खुद क्या हो जाता है, इंपोर्ट हो जाता है।
सेकेंड होता है जावा डॉट आयो, कंटेंट क्लास्ड फॉर सपोर्टिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जब भी हम परफॉर्म करते हैं जावा में तो उसके लिए हमको पैकेज को इंपोर्ट करना होता है जावा डॉट आयो। थर्ड होता है जावा डॉट यूटीआईएल, मतलब यूटिलिटी से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं वो सभी क्लासेस किस पैकेज के अंदर है, जावा डॉट यूटीआईएल। फोर्थ होता है जावा डॉट एप्लेट, एप्लेट पैकेज का यूज़ किया जाता है कि जब भी हम कोई एप्लेट को क्रिएट करते हैं तो एप्लेट को क्रिएट करने के लिए हमको उस क्लास का यूज़ करना होता है, तो उसके लिए हम पैकेज यूज़ करेंगे कौन सा, जावा डॉट एप्लेट। फिफ्थ होता है जावा डॉट ए डब्ल्यू टी, मतलब कि ग्राफिक्स से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं वो सभी क्लासेस किस पैकेज के अंदर है, जावा डॉट ए डब्ल्यू टी के अंदर। और सिक्स्थ है जावा डॉट नेट, मतलब कि नेटवर्किंग से रिलेटेड जितनी भी क्लास है वो सभी क्लास किस पैकेज के अंदर है, जावा डॉट नेट पैकेज के अंदर। फिर आता है यूज़र डिफाइंड पैकेज, यूज़र डिफाइंड पैकेज मतलब ऐसे पैकेज जो जावा जावा लैंग्वेज में यूज़र के द्वारा बनाए जाते हैं उन पैकेज को हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड पैकेज। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, पैकेज स्पेस देके पैकेज का नाम, मतलब माय पैकेज नाम का हमने एक पैकेज बनाया। अब उस पैकेज को बनाने के लिए हमको पैकेज कीवर्ड का यूज़ करना होता, तो हमने लिखा पैकेज माय पैकेज जो कि पैकेज का नाम है। अब इस पैकेज के अंदर हम कितनी भी क्लासेस और इंटरफेस को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर एक क्लास डिफाइन करी, पब्लिक क्लास XYZ नाम की एक क्लास बनाई जिसके अंदर पब्लिक वॉइड इनपुट नाम की एक मेथड बनाई और उस मेथड की डेफिनेशन दे दी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, मैसेज दे दिया यूजर डिफाइंड पैकेज। यहाँ पर मैंने एक माय पैकेज नाम का एक खुद का एक पैकेज बनाया है, उस पैकेज के अंदर मैंने एक क्लास बनाई और उस क्लास के अंदर एक मेथड डिक्लेयर कर दिए इनपुट नाम की। अब मेरे को इस क्लास की इनपुट नाम की मेथड को अपने प्रोग्राम में क्या करना है, एक्सेस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कीवर्ड के द्वारा या इंपोर्ट स्टेटमेंट के द्वारा सबसे पहले उस पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। तो मैंने लिखा इंपोर्ट जावा डॉट माई पैकेज डॉट क्लास का नाम लिख दिया XYZ, कि भैया माई पैकेज नाम का जो पैकेज है उस पैकेज के अंदर मैं केवल XYZ नाम की जो क्लास है उस क्लास की मेथड को एक्सेस करना चाहता हूँ। पब्लिक क्लास डेमो नाम की एक क्लास बनाई, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग एज मैन मेथड डिक्लेयर करी। XYZ जो क्लास थी उस क्लास का मैंने S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। क्रिएट करने का उस S1 ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इनपुट नाम की मेथड को डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे इनपुट नाम की मेथड कॉल होगी तो उस केस में वो मैसेज डिस्प्ले कर देगा क्या, यूजर डिफाइंड पैकेज। नेक्स्ट आता है थ्रेड, कि जावा के अंदर थ्रेड होते क्या है। थ्रेड अलो ए प्रोग्राम टू ऑपरेट मोर इफिशिएंटली बाय डूइंग मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम, मतलब कि थ्रेड का यूज़ करने के लिए क्या आता है कि जावा के अंदर यदि हमें एक ही समय में या सेम टाइम में एक साथ साइमल्टेनियसली जो होते हैं वो हमें मल्टीपल प्रोग्राम या सब प्रोग्राम को एक साथ यदि क्या करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, रन करना होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या का, थ्रेड का। थ्रेड को क्रिएट कैसे किया जाता है, तो थ्रेड को क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट है इट कैन बी क्रिएटेड बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, मतलब थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके भी हम थ्रेड को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एंड ओवरराइड इट्स रन मेथड, और रन मेथड जो होती है वो यहाँ पे क्या होती है, ओवरराइड होती है। सिंटेक्स है उसका पब्लिक क्लास मेन, मेन नाम के हमने एक थ्रेड बनाया जिसके अंदर एक्सटेंड करा किसको, थ्रेड क्लास को। पब्लिक वॉइड रन, रन नाम की एक मेथड बनाई जिसके अंदर मैसेज दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, मैसेज दे दिया दिस कोड इज रनिंग इन ए थ्रेड, मतलब कि यहाँ पे जो रन मेथड हो रही है ये क्या हो रही है, ओवरराइड हो रही है। सेकेंड, दूसरा तरीका होता है कि अनदर वे टू क्रिएट ए थ्रेड इज टू इम्प्लीमेंट द रनेबल इंटरफेस, मतलब रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके भी हम एक थ्रेड को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, तो पब्लिक क्लास मेन नाम की एक क्लास बनाई, इम्प्लीमेंट किया किसको, रनेबल। इम्प्लीमेंट कीवर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि रनेबल जो वो यहाँ पे क्या है, एक इंटरफेस है, और इंटरफेस को जब हम किसी क्लास में इनेट करते हैं तो उसको हमको इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज़ करना होता है। पब्लिक वॉइड रन, रन नाम की मेथड यहाँ पे भी ओवरराइड हो रही है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, मैसेज दे दिया दिस कोड इज रनिंग इन ए थ्रेड, और इस थ्रेड को वो क्या करेगा, रन कर देगा। अब जब भी हम कोई भी थ्रेड हमने बना तो लिए हैं लेकिन उस थ्रेड को जब हमको क्या करना होता है, रन करना होता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रनिंग थ्रेड। कैसे, इफ द क्लास एक्सटेंड द थ्रेड क्लास, जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर थ्रेड क्लास को हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं।
The thread class can be running by creating an instance of the class and call it start method. मतलब थ्रेड को क्रिएट करने के बाद उस थ्रेड को हमको सबसे पहले क्या करना होता है, एक्टिव करना होता है, और थ्रेड को एक्टिव करने के लिए हम स्टार्ट मेथड को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिखा कि क्लास पब्लिक क्लास डेमो नाम की क्लास बनाई, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। सबसे पहले हमने जो यहाँ पर राइट साइड में देखिए एक थ्रेड क्रिएट किया हमने ए नाम का, तो उस थ्रेड ए का हमने ऑब्जेक्ट बनाया T1 नाम का, इक्वल टू न्यू कीवर्ड से उस थ्रेड ऑब्जेक्ट को क्या किया, क्रिएट किया। अब हमने लिखा T1 डॉट स्टार्ट, तो जैसे ही हमने स्टार्ट मेथड कॉल करी तो थ्रेड आपका क्या हो गया, एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद वो थ्रेड जो होगा वो कहाँ चले जाएगा, रनिंग स्टेट में, और रनिंग स्टेट में जाने के बाद रन मेथड जो होगा वो उस थ्रेड को क्या कर देगा, वहाँ पर एग्जीक्यूट कर देगा। नेक्स्ट आता है आपका मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है कि मल्टी थ्रेडिंग रिफर टू ए प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग टू और मोर थ्रेड साइमल्टेनियसली फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द सीपीयू। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है कि मल्टी थ्रेडिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम दो या दो से अधिक थ्रेड को साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट या रन कर सकते हैं, जिसमें कि सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर हो सके, सीपीयू जो है वो खाली नहीं बैठे। जैसे यहाँ पर जो है ये हमारा एक मेन थ्रेड है। अब इस मेन थ्रेड के अंदर हमने दो अलग अलग थ्रेड क्रिएट किए, एक थ्रेड ए और एक थ्रेड क्रिएट किया हमने कौन सा, बी। अब इन दोनों थ्रेड को यदि हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो सबसे पहले हम मेन थ्रेड में क्या करेंगे, इन दोनों थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम स्टार्ट मेथड को क्या करेंगे, कॉल करेंगे, जिससे कि थ्रेड ए और थ्रेड बी जो वो आपका साइमल्टेनियसली क्या हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है। अब लास्ट टाइम पे टॉपिक है आपका थ्रेड लाइफ साइकिल की। जावा की जो लाइफ से थ्रेड की जो लाइफ साइकिल होती है वो क्या होती है। सबसे पहले हम देखें तो इसके अंदर टोटल्स आपकी 4 स्टेट्स होती है। सबसे पहली स्टेट है न्यू बॉर्न स्टेट, जिसको हम बोलते हैं न्यू थ्रेड। न्यू बॉर्न स्टेट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, थ्रेड को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। थ्रेड क्रिएट होने के बाद उस थ्रेड को हम स्टार्ट मेथड के द्वारा क्या करते हैं, कॉल करते हैं। जैसे ही थ्रेड क्रिएट होने के बाद हम स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे तो थ्रेड जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद वो थ्रेड जो होता है वो ऑटोमेटिक जो होता है वो किस स्टेट में जाता है, रनिंग स्टेट में। अब रनिंग स्टेट में कब आएगा, यदि मान लो सीपीयू आपका फ्री है तो वो थ्रेड ऑटोमेटिक क्या करेगा, रनिंग स्टेट में आएगा। लेकिन यदि स्टार्ट मेथड कॉल होने का थ्रेड एक्टिव तो हो गया, लेकिन सीपीयू यदि उस समय कोई दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उस केस में थ्रेड जो है वो आपका कहाँ पे आएगा, रनेबल स्टेट में। अब रनेबल स्टेट में आने के बाद जैसे ही सीपीयू फ्री होगा वो थ्रेड उठ के कहाँ चले जाएगा, रनिंग स्टेट में, और रनिंग स्टेट में जाने के बाद वो थ्रेड को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और एग्जीक्यूट करने के बाद हम स्टॉप मेथड कॉल करके उस थ्रेड को डायरेक्ट डेड स्टेट में भेज सकते हैं। इन केस यदि मान लो कोई थ्रेड आपका रनेबल स्टेट में है और रनेबल स्टेट में जाने के बाद आपको कोई दूसरे थ्रेड को एग्जीक्यूट करना है, तो पहले वाले थ्रेड को यदि आपको कुछ समय के लिए क्या करना है, रोकना है, तो आप सस्पेंड, स्लिप या वेट मेथड को कॉल करके उस थ्रेड को आप ब्लॉक्ड स्टेट में भेज सकते हैं, मतलब आइडियल थ्रेड पे भेज सकते हैं। अब ब्लॉक्ड स्टेट में आने के बाद यदि कोई थ्रेड को आपको वापस रनिंग स्टेट में भेजना है तो रिज्यूम या नोटिफाई मेथड को कॉल करके वापस आप थ्रेड को रनेबल स्टेट में भेजें, और रनेबल स्टेट से हम उसको रनिंग स्टेट में भेज सकते हैं। लेकिन यदि मान लो कोई थ्रेड को हमने स्लिप या सस्पेंड मेथड या वेट मेथड का यूज़ करके हमने उस थ्रेड को ब्लॉक स्टेट में भेज दिया, अब उसको हमको एग्जीक्यूट नहीं करना है, रनिंग स्टेट में नहीं भेजना है, तो हम डायरेक्ट स्टॉप मेथड को कॉल करके भी उस थ्रेड को क्या कर सकते हैं, डेड स्टेट में भेज सकते हैं। तो ये थी आपकी थ्रेड की लाइफ साइकिल।